गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। मित्रों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक नई पॉलिसी जो आज जिसका आखिरी दिन है, यानी कि पाकिस्तान में मौजूद जो अफ़गानी रिफ्यूजी हैं, जो कि आप ये देखिए, सोवियत इन्वेजन के बाद से जब इन्होंने तालिबान बनाने का सिलसिला शुरू किया था, अमेरिका की मदद से पश्चिम से पैसे लेकर वेस्ट से पैसे ले रहे थे, यूरोप से पैसे ले रहे थे। वो पैसे ले लेकर इन्होंने जो वहाँ तालिबान खड़े किए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, अपने यहाँ बनाए वहाँ लड़ाए और दुनिया भर के जो काम किए वो पटांग आपने देखी। और उसके साथ साथ जो तमाम इसको आप यूं कहें कि जो एक पूरी पूरी क्लर्जी खड़ी की, इस्लामाइजेशन किया वो पूरे के पूरा इलाके का, और दैट इंक्लूड्स इवन पाकिस्तान। उसकी जो साइड किक में कहीं ना कहीं इन पर भी वो अपने असरात आए। असरात क्या आए, बल्कि वो जियाउल हक की पॉलिसीज थी। जियाउल हक ने वो तमाम पॉलिसीज इसलिए लगाई कि उनको लगा कि भाई जो अफीम अफगानिस्तान में बेची जा सकती है इस्लाम के नाम की, तो उसको अपने मुल्क में क्यों ना बेचा जाए। जब सबको नशा हो रहा है तो यहाँ के लोगों में हो और लंबे समय तक राज करूं। तो ये उस सिलसिले में जो उसने दवाई इस्लाम के नाम की अफगानिस्तान में बेची, जिसके लिए वहां पर लड़ाके खड़े किए तालिबान के नाम से, वही दवाई उसने बाद में जब असर होता देखा अफगानिस्तान में, तो अपने यहाँ पाकिस्तान में बेची। खैर, वो एक अलग मुद्दा है और वो बहस लंबी चली जाएगी और किसी और दिशा में चली जाएगी। हम बात करने जा रहे हैं उन अफगान रिफ्यूजीज की जो पाकिस्तान में अब तक मुकीम थे उस वक्त से, जब वो 89 के बाद इन्वेजन के बाद से इन्होंने वहाँ लड़ाके बनाने शुरू किए। और आप ये देखिए, मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब इस बात को, लेकिन वो सिलसिला कहीं रुका नहीं। इन्होंने खूब दसियों, मतलब आप ये सालों तक अफगानिस्तान अफगानिस्तान के नाम पर इन्होंने वहाँ से पैसे खाए, अमेरिका से, यूरोप से पैसे खाए, गल्फ से पैसे खाए, खूब माल बनाया। और अब जब अफगानिस्तान में इनकी पसंद की, यानी कि पाकिस्तानियों के पसंद की सरकार बन गई है तालिबान की, जिसमें मौजूद जो मुल्ला बिरादर थे वो इनकी अपनी जेलों से निकाल कर उन्होंने अमेरिकन को दिया कि लो जी, इनसे बातचीत करो, बढ़िया वाली सरकार बनेगी अफगानिस्तान में। तो अब वो बढ़िया वाली सरकार आ गई, वही सरकार जिसके बनने पर उसको कोई चाहे मान्यता मिली न मिली उस सरकार को, तालिबान की, लेकिन इसी सरकार के पावर में आने पे तालिबान के तुम्हारे अपने डीजी आईएसआई फैज हमीद वहाँ गए थे, जो वहाँ कह रहे थे कि नाउ एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। वो चाय पीते पीते, कहवा पीते पीते वहाँ होटल सिरेना में, काबुल में। तो आप ये देखें, आप यही तालिबान तुम्हारे गले पड़ रहे हैं, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे हुक्म नहीं मान रहे हैं, तुम को दबाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं दब रहे हैं। तो अब आप उन अफगानिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं जो 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 जो, जो अब 40 साल से ज्यादा से आप यहाँ रह रहे हैं। इस मुद्दे पर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो पब्लिक डोमेन में, जिन पर बात नहीं की जा रही है ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस पर आपको जानकारी देने की ज़रूरत है। आपको मालूम होनी चाहिए वो बातें कि दरअसल जो अफ़गानी रिफ्यूज़ कर रहे हैं और जो अपना हक मांग रहे हैं, वो हक दरअसल बनता कैसे है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप ये बात कह सकते हैं कि मेरा मुल्क है, मैंने आपको अपने यहाँ रखा, आज मेरे यहाँ जगह नहीं है, आप मेरे लिए प्रॉब्लम है, जाओ, क्या दिक्कत है, कोई भी आदमी कह सकता है। लेकिन इसमें भी इश्यूज छिपे हैं, और मैं उन्हीं इश्यूज पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ये मालूम हो कि दरअसल ये अफगानी आखिर रिफ्यूज कर क्यों रहे हैं अपने जाने के बाद, और क्यों कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, 40 साल से अधिक हुए जब अफगानिस्तान ने विटनेस किया तालिबान को, जैसे ही पाकिस्तान बना रहे थे अमेरिकन प्रॉक्सीज के नाम पर, और अपने यहाँ तैयार कर रहे थे, अफगान बॉर्डर में वहाँ लड़ने के लिए भेज रहे थे। आज की तारीख में, और उस समय से वो शुरू हुआ इन्फ्लक्स रिफ्यूजीज का अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, जिनको पालने के नाम पर। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, कोई रिफ्यूजी, किसी रिफ्यूजी, कोई भी जो अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आया है, वो पाकिस्तान के एक धेले का मोहताज नहीं रहा है कभी भी, नेवर एवर। ये झूठ बोलते हैं कि हमने आपको खिलाया है, नमक तो खिलाया, कोई नमक नमक नहीं खिलाया भाई। तुमने हर चीज के पैसे वसूले उनसे, पैसे। जो अमेरिकन से पैसे वसूले सो अलग, जो यूएस से पैसे लिए, सऊदी से पैसे लिए, वो सब अलग। उसके अलावा आपने इनसे भी पैसे वसूले। दे मेड देयर लाइफ इन पाकिस्तान ऑन देयर ओन, अपनी कॉस्ट पर उन्होंने अपनी जमीन, अपनी जगह बनाई। पैसे उनको कौन दे रहा था? उनको कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज दे रहा था, हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज पैसे दे रहा था रिफ्यूजीज को।
कोई पाकिस्तान अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा था, पाकिस्तानी औकात नहीं है वो अपना घर चला सके, किसी और को क्या खिलाएंगे। तो मित्रों, ये रही एक बात। दूसरी बात कि जब बात यहाँ से आगे बढ़ी, और अब आप देखें कि आए वो यहाँ रहे, यहाँ उन्होंने बिजनेस किए, अपने धंधे पानी किए, और उस समय पर एक पूरी जनरेशन ऐसे लोगों की आई। मान लीजिए कि उस समय पर कोई आदमी 5-7 साल का आ रहा है वहां से, तो बेसिकली वो स्कूल भी नहीं जा रहा उस टाइम पर। उसने यहाँ आकर पाकिस्तान में अपने जाकर सारी पढ़ाई की, सब कुछ किया। जो लोग आए थे वो रिफ्यूजी थे, लेकिन जिनके बच्चे यहाँ हुए उनका क्या? यानी कि जिनका बर्थ यहाँ हो रहा है उनका क्या राइट है? उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है पाकिस्तान में, उनके बारे में कोई बात करना चाहता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ये सिर्फ सिर्फ मौका परस्ती है पाकिस्तानी सरकार की, सो कॉल्ड सरकार की, जो इस समय पाकिस्तान में है, क्योंकि सरकार तो कोई है ही नहीं। तो मित्रों, हुआ क्या है? 40 लाख 44 लाख इस समय टोटल रिफ्यूजी है पाकिस्तान में। 44 लाख में से 17 लाख ऐसा है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इनमें से 75% ऐसा आदमी है, यानी 44 लाख में से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं अफगानिस्तान क्या है, वो पैदा ही नहीं हुए पाकिस्तान में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सीरीज कितनी कितनी गंभीर बात है। उन्होंने अपने जीवन में पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी कल्पना में भी नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं कैसा होता अफगानिस्तान, क्योंकि वो पैदा ही यहाँ पे हुए हैं। पूरी की पूरी यंग पॉपुलेशन है। अच्छा, तो ये 17 लाख है जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि नादरा ने उनको इशू नहीं किए हैं। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अथर मिनल्ला की, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था जस्टिस अथर मिनल्ला, उनकी एक पूरी एक जजमेंट मौजूद है, उनका ऑर्डर मौजूद है, जहां उन्होंने एक केस के सिलसिले में ये कहा है कि जो हमारे यहाँ पर लोग पैदा हो रहे हैं, 1951 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है कि जो भी आदमी पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, उसका एक नेचुरल राइट है पाकिस्तान की सिटीजनशिप का। राइट, कुछ और नहीं, राइट, कोई कोई एहसान नहीं। और इसके सिर्फ दो एक्सेप्शन है कि जिनमें वो जो सिटीजनशिप है उसको वो नहीं मिलती है। वो क्या है? वो ये है कि भाई, या तो वो डिप्लोमेट्स के बच्चे हों, फॉरेन डिप्लोमेट्स के, जो पाकिस्तान में आके सर्व कर रहे हैं और उस बीच में उनके बच्चे हो गए हों, तो जाहिर है उनका राइट नहीं बनता सिटीजनशिप का पाकिस्तान की। एक और तरह का कैटेगरी भी है जिसका कोई राइट नहीं बनता पाकिस्तान की सिटीजनशिप पे, और वो बेसिकली वो दुनिया इंटरनेशनल लॉ में भी ऐसे ही है कि नहीं बनता हो। और वो ये है कि अगर अब आपके मुल्क के एक हिस्से पे, पाकिस्तान के हिस्से पर, किसी एक टुकड़े पर, हिस्से पर, स्टेट पर, किसी इनेमी स्टेट ने कब्जा कर लिया हो, तो उनके जो बच्चे होंगे वहां पर, उनका कोई सिटीजनशिप का राइट नहीं होगा। दीज आर टू एक्सेप्शंस जो इनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूद है, 1951 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है। तो मित्रों, उस केस में अब आप ये देखिए कि जो बर्थ वाला जो इनका कानून है, कि जो आदमी पाकिस्तान के अंदर जिसका बर्थ हो रहा है, तो उस लिहाज से इन तमाम रिफ्यूजीज के जो बच्चे, जो इस समय 40 ईयर्स के हो रहे हैं, 40 प्लस हो रहे हैं, उनकी तो पूरी जिंदगी यहाँ निकल गई। उनकी तो सारी पैदा यहीं हुए, पढ़ाई यहीं की, रहे यहीं, कभी देखा ही नहीं क्या होता अफगानिस्तान। और उनका नेचुरल राइट बनता है, लेकिन उनको वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। और अब तुर्रा ये है कि हम ये पाकिस्तानी कह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो जाए। आप जरा कल्पना कीजिए, ये क्या बात हुई भाई? उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको डॉक्यूमेंट कौन देगा? आप देंगे ना। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ उनका क्या, उनके स्टेटस का क्या? उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको भी निकाल दो। तो ये सिलसिला चल रहा है। हुआ क्या है? अच्छा, इस बीच में जैसे मैंने बताया, जब रिफ्यूजीज का आना शुरू हुआ था 89 के बाद में, जब ये इन्होंने तालिबान का सिलसिला शुरू किया था, तो रिफ्यूजी कमीशन जो था, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, उसने फंड किया था रिफ्यूजीज को। अमेरिकन ने पंप किया, यूएस ने पंप किया, और यूरोपियन कंट्रीज ने, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, सबने वहाँ पैसा डाला मेला मलू के। और पहला एक्शन जो इन्होंने डिपोर्टेशन का लिया था, पहली बार 2000, इन्होंने कब, 2016 में हुआ था ना शायद वो एपीएस। तो एपीएस जब पहली बार हुआ है इनके यहाँ पर, जिसमें बच्चे बच्चे मारे थे स्कूल के, तो स्कूल में स्कूल हत्याकांड जो हुआ था एपीएस का, आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ उसके बाद में उन्होंने बनाया था एक नेशनल एक्शन प्लान। तो उसके तहत उन्होंने दो एपीएस के बाद में
2017 और 18 में नेशनल एक्शन प्लान के अंडर में इन्होंने लोगों को निकालने का सिलसिला किया था बार बार। दैट इज इट। मेजोरिटी जो है इनकी वो रहती है केपी में, जो इन रिफ्यूजीज की है मेजोरिटी वहीं पे है, लगभग 70% आप लगाइए वहीं रहते हैं। इनकी तमाम जो जनरेशन है वो यहीं केपी के आसपास के ही इलाके में ज़्यादातर लोग बसते हैं जाकर। और अब इसमें क्या हो रहा है कि मित्रों 74% मैंने बताया था वो 74% ऐसे हैं जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा नहीं, जो कि टोटल का 2/3 है, यानी कि 44 लाख का 2/3% जो है, टू थर्ड जो इनका नंबर है, उसने कभी देखा ही नहीं अफगानिस्तान। नाउ इस बीच में है क्या, हालांकि 5 एंट्री पॉइंट है, पाकिस्तान ट्रांजिट पॉइंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन बाकियों पर ट्रेड तो होता है, लेकिन जो बॉर्डर क्रॉस करने का जो सिलसिला है पैदल, वो सारा का सारा तुर्खम बॉर्डर पे है। तुर्खम बॉर्डर पे जो कैपेसिटी मैक्सिमम है वो लगभग 1,500-2,000 लोग पर डे वहाँ जो है क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो वहाँ पॉपुलेशन जमा है वो इससे बहुत बड़ी है। जैसा कि आप नंबर देख रहे होंगे थंबनेल में, मैंने अभी जो लगाया हुआ है, तो वो है जो सिलसिला इनका बहुत खराब कर रहा है चीज़ों को। तो जो टोटल पॉपुलेशन, और उस पर क्या चल रही है, रिश्वतें। तो अगर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आए थंबनेल पर, तो आप देखेंगे जो लोग को पंखा लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, वो औरतें हैं जो लेके जा रही हैं। तो वो अगर लेकर जा रही हैं तो वो कैसे जाए, तो कोई ना कोई उनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। क्या रेट चल रहा है, 12,000 रुपये का। कुछ सामान आपको यहाँ से वहाँ करना है, 12,000 रुपये लाओ, ये रेट चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये इस समय 3 है एग्जिट पॉइंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं: हरीपुर, तोरखम और लंडी कोतल। ये 3 एग्जिट पॉइंट हैं। इनमें जो मेजोरिटी है वो तोरखम से ही जा रही है। और केपी में है 5 ट्रांजिट पॉइंट, जो जिनकी मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था ट्रेड के लिए, कि 5 ट्रांजिट पॉइंट है। लेकिन वो उनमें से जो 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 इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिर्फ तुर्कम का ही हो रहा है। बाकी सब जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रेड के लिए है, पैदल जाने के लिए नहीं। ओके। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो टोटल 70% रिफ्यूजीज हैं वो केपी में रहते हैं, चाहे उनके पास आईडीज हैं या नहीं, दोनों तरह के सब मिलाकर टोटल का जो है, यानी कि 44 लाख का 70% जो है वो केपी में रहता है। नाउ दोज लिविंग जो अपने वहाँ पंजाब में भी रहते हैं जो मित्र, वो आप ये देखें कि वो भी उधर क्या कहते हैं, चमन नहीं जा रहे हैं, चमन बॉर्डर की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि केपी की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये भी एक मुश्किल है, तो वो और ज़्यादा भीड़ लग रही है तो हम पर। इस बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट जो है वो मस्जिदों से अनाउंसमेंट करती रही है कि भाई तमाम अफगानिस्तानी जो है वो 31 तारीख यानी आज 31 से पहले पहले पाकिस्तान से निकल जाएं। जो नहीं निकलेंगे उनको जेल में डाल देंगे, और फिर टुकड़ों में जैसे जैसे इसका नंबर आएगा उसको ग्रेजुअली भेजा जाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मगर तब तक वो जेल में पड़े रहेंगे। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मित्रों, उनका क्या है, वो ये कहते हैं कि अफगान रिफ्यूजीज जो है, जो रजिस्टर्ड है रिफ्यूजी जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है, उनको हम नहीं निकाल रहे हैं। उनको कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है उनको निकाला जा रहा है। फिर चाहे वो उनका वीज़ा ओवर स्टे हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं। और उनका ये तुर्रा ये है कि भाई जैसे कि दुनिया में होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। सारी दुनिया में एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर कोई क्लेम तो नहीं कर रहा होता कि ये इलाका किसका है किसका नहीं। और एक बात, दूसरी बात ये है कि जिनके यहाँ लोग जो जिनकी आप दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं दुनिया के, वो एक बगल वाले मुल्क में हमला करने के लिए पैसे तो नहीं खाते किसी के यहाँ से लेकर, जो कि आपने किया है। आपने इन रिफ्यूजी को अपने यहाँ लिया है और उसके बदले में उनसे पैसे लिए हैं। तो ये सब भी तो हुआ है। खैर ये जो नंबर है 17 लाख का, सो कॉल्ड इलीगल, जो वहाँ पे एलियन है, जिसको एलियन का नाम दिया जा रहा है आजकल पाकिस्तान में, वो कह रहे, तो सवाल ये है कि क्या 17 लाख लोगों को इतने शॉर्ट पीरियड में, यानी कि महीने भर के अंदर में निकाला जा सकता है? नहीं निकाल पाए हैं ना अब तक, और नहीं निकल पाए हैं वो। अब आप ये देखें, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि अफगानिस्तान की साइड पर इंतजाम क्या है। तालिबान की गवर्नमेंट से आपने बात की है नहीं की है, वहाँ पर उन्होंने कोई उनके स्टे का इंतजाम किया है या नहीं किया है।
तो ये वो तमाम मुद्दे हैं। अच्छा, अब जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो ये भी कह रही है कि हमने तालिबान से बात की है। तालिबान ने ऑफिशियली ये कहा है कि वी वेलकम आवर पीपल। और क्या कहेंगे भाई, उनके लोग हैं, उनके मुल्क के हैं, तो वो क्यों नहीं वेलकम कहेंगे। और उनको मतलब अगर अफगान है तो अफगानिस्तान नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो मगर अब जो पाकिस्तान में कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अब तक पाकिस्तान ने एक गुडविल एंजॉय की है अफगानिस्तान के अंदर। चाहे तमाम तरह की और दूसरी दिक्कतें हों, पॉलिटिकल दिक्कतें हों, बॉर्डर की दिक्कतें हों, जो इनकी डूरन लाइन की जो दिक्कतें हैं वो हैं, मगर उसके बावजूद ये बात अफगानिस्तान ने हमेशा मानी है कि भाई पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है, हमें रखा, ये वो, हमें रहने की जगह मिली एंड ऑल दैट, ये सब। मगर अब इस एक्शन के साथ में ये हालत हो रही है कि ऐसा नहीं कि वो कोई रिलेशंस खराब कर दिए हैं, खराब हो गए हैं। मतलब अब इस समय रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए हैं। और वो आप देख रहे होंगे जो क्रिकेट मैचेज में आजकल जिस तरह हो रहा है हाल, उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दरअसल दोनों तरफ की पब्लिक कैसे देखती है एक दूसरे को। और ये है वो सिलसिला। खैर, अब दूसरे एक्सपर्ट्स और क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने एक मुश्किल अपने जो खड़ी की है वो, कि एक तरफ तो आपके इंडिया है, वो कह रहे हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जबरदस्ती अफगानिस्तान को अपने लिए इंडिया बना लिया है। यानी कि अफगानिस्तान, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अब कहीं घेर रहा है। एक तरफ दुश्मन पहले बैठा हुआ है, भारत को तो वो रिवायती हरीफ मानते हैं, मगर अब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को अपने एक और लिए दुश्मन बना लिया है। तो वहां से भी अब सिलसिले शुरू हो जाएंगे। तो मुश्किल तो है ही फिर पाकिस्तान के लिए। एक हुआ, और आप देखिए, फिर वो कहते हैं कि भाई आपको पाकिस्तान को चाहिए था कि वो तालिबान से बात करता, उनके साथ में उनको कॉन्फिडेंस में लेता, और फिर मिलकर एक पॉलिसी बनाता जिसके जरिए ग्रेजुअली चीज़ें की जाती, और वहाँ पर उनको रहने की जगह मिलती। अब इस समय जो जो लोग जाएंगे वो कहाँ रहेंगे एकदम से, और सर्दी का मौसम शुरू हो गया अफगानिस्तान में। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान में सर्दी जल्दी आती है, तो अब वहाँ सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, बर्फ गिरने वाली है। तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे जिनका कुछ वहाँ है ही नहीं 40 साल से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जस्टिस अथर मिनल्ला की वो जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई जिसका जन्म यहाँ हुआ है 1951 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उन्होंने नादरा को बाकायदा ये ऑर्डर किया था कि इस तरह के जो केसेस हैं उनमें इस 51 का जो ये कानून है बर्थ वाला, बाय बर्थ सिटीजनशिप का, इसके तहत ही आप फैसले करें। उसके बावजूद कोई फैसले नहीं किए गए, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और नतीजा ये है कि जो आपके सामने बिना पेपर्स के लोग बैठे हुए हैं, आप उनको पेपर दे नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप बिना पेपर के लैब जाइए। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। ये है उस सिलसिला। आगे देखिए तो अभी अफगानियों का ये कहना है कि भाई अगर ये फैसला मान लीजिए कोई सरकार भी करती तो हम मान लेते। ये जो सरकार है जो कि अपने आप में केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसका मैंडेट सिर्फ इतना है कि वो आई है इलेक्शन करवाने के लिए, वो एक ऐसे फैसले को कैसे तब्दील कर सकती है जिसे 40-45 साल से पाकिस्तान लेकर चल रहा है, और उस फैसले को जिसे एक इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया था, उस फैसले को लिया था, इलेक्टेड पार्लियामेंट ने उस फैसले को लिया था, और उस फैसले को एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है वो फैसला कर रही है कि वो निकालना है। तो उनका ये कहना है कि भाई एटलीस्ट वेट फॉर द टाइम, कि जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं आती है और वो कोई फैसला नहीं लेते हैं। अगर कोई इस तरह का फैसला आता है तो तब तक हमारे पास भी टाइम होगा, हम अपनी चीज़ों को सुधारेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तालिबान जो है वो टीटीपी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो आपको मालूम है। टीटीपी ने इनकी घंटी बजा रखी थी जिंदगी की, अब बना रखी है बल्कि। तो उसमें ये अब क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके ऊपर प्रेशर डालने की तरीका लगा रहे हैं। इन्होंने ट्रेड पे आप देखिए किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनकी। भाई एक लैंड लॉक कंट्री के ऊपर आपने इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, स्पेशली जब उसके पास कोई और सोर्स नहीं है कहीं से कुछ आने का। और फिर आप ये देखें कि अब ये जो सिलसिला रिफ्यूजीज वाला चलाया है, ये और एडिशनल प्रेशर डालने के लिए चलाया है। इस बीच में अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर इस समय बढ़ने वाला है पाकिस्तान पर इस मुद्दे को लेकर। तो और इनकी ज़रूरत कटोरे में कुछ डालने की है। इनकी भी ज़रूरत है कि दुनिया हमारे कटोरे में कुछ डाले। जीएसपी वाला फैसला भी होना है पेरिस में। अभी किस्त लेनी है आपको आईएमएफ की। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग कैसे पॉलिसी बना रहे हैं बिना ये सोचे कि तुम्हारी औकात का है।
सॉवरेंटी की बात तुम करते हो, सॉवरेंटी आती है तुम्हारी पॉलिसी से। तुम्हारी पॉलिसी में न तो कहीं लॉ का कोई हाथ है, न कुछ विम्स एंड फैंसीज पे ये लोग पॉलिसी बना रहे हैं। तो वो ठीक है भैया, बनाओ, भुगतो। अब आने वाले दिनों में अपनी ही पॉलिसी को फिर वही क्या कहते हैं वो, मुल्ला जी पछताएंगे, वही चने की खाएंगे, तो वही खाएंगे चने की। तो ये है मित्रों। अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो जो कहते हैं कि भाई जो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं और सारी जिंदगी उन्होंने अपनी पूरी जवानी यहीं निकाल दी, बचपन यहीं निकाल दिया, पढ़ाई यहीं कर ली, और अब वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 40-45 साल के ऊपर हो रहे हैं। तो उन लोगों को अब अफगानिस्तान भेज के वो जाएंगे कहाँ? और उनका तो एक नेचुरल राइट बनता है कि जो कुछ उन्होंने जिंदगी में देखा है, उनकी जिंदगी पाकिस्तान में कटी है, तो वो कहाँ जाएंगे अफगानिस्तान में? उनका कोई बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अ, एक फॉर एग्जांपल एक महिला का केस आया है तोरखम बॉर्डर पे, वो कल का केस है कि वो तोरखम बॉर्डर पे खड़ी हुई है, 52 ईयर्स ओल्ड है, 52 साल, 52 साल की औरत है, 6 बच्चे हैं। हम्म। 6 बच्चे हैं। 6 साल की थी जब वो पाकिस्तान आई थी, कंदूज से, कंदूज से माइग्रेट करके आई थी वो मंशेरा में। मंशेरा में वहीं लिखी पढ़ी जो भी जितनी पढ़ी होगी, वहीं उसकी शादी हुई, 6 बच्चे हुए। कोई 7-8 साल पहले उसका हस्बैंड ही मर गया, वहीं दफन है वो मानसेरा में। और अब उसको निकलने के ऑर्डर हो गए। अब वो 6 बच्चे लिए हुए बॉर्डर पे खड़ी हुई है, तुरखम पे, और उसको नहीं मालूम है कि अफगानिस्तान में वो कहाँ जा रही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वहां से यहाँ आ गया। तो ये स्थिति है। तो वो अब देखें कि ऐसे जो कैरेक्टर्स होंगे, ऐसे जो लोग होंगे, अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगे? और इस पर तुर्रा ये, इस पर सबसे बढ़िया तुर्रा ये, कल सरताज भुगती जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के केयर टेकर गवर्नमेंट में, वो कहते हैं भाई हमें तो, मुझे तो मालूम ही नहीं कि ऐसा भी कोई ऑर्डर है हाई कोर्ट का कि 1951 का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, और उसमें बाय बर्थ जो है आदमी को राइट होते हैं। मतलब दुनिया का, इंटरनेशनली, मतलब जब ब्रिटिश एम्पायर था तब भी यही था। अमेरिका में आज तक आधा पाकिस्तान का एलिट, आधा शायद ज्यादा, आधा क्या होता है, जिसके पास पैसा है पाकिस्तान में, आप ये देखिए, घर की औरतें 6 महीने पहले, जिसका कनेक्शन रिश्तेदार कुछ भी होगा, 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत होगी ना, खटक अमेरिका भेज देंगे। क्यों? ताकि 2 महीने बाद जब बच्चा हो, 3 महीने बाद, तो वो अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए उसको मुफ्त में। भरे पड़े हैं पाकिस्तान की एलिट इसको लेकर। कोई माई का लाल कह दे कि नहीं है, मैं नाम गिना दूं कितनों का, मैं ही जानता हूँ। तो कि जिनके आधे आधे घर के पास सबके सब सिटीजनशिप लिए बैठे हुए हैं अमेरिका की। क्यों? क्योंकि पैदा होने के लिए अम्मा वहाँ चली गई थी अमेरिका, वहां से पैदा होके आ गए वापस पाकिस्तान, तो उनके बाद धरी हुई दो दो सिटीजनशिप। तो ये किस्सा है दोस्तों। तो वो अब कल को अमेरिकन को इनको कैंसिल करनी शुरू करेंगे सिटीजनशिप और निकाल बाहर करें वहां से, तो जिंदगी का आ जाएगा ना मजा कर। तो सरफराज भुगती साहब जो है, कल बड़े चैन से कह रहे थे भाई मैं तो जानता ही नहीं ऐसा कौन सा कोई ऑर्डर है, अगर है तो भाई जो भी है, लेकिन हम तो इंटरनेशनल कानून का फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो भी एलियन हमारी कंट्री में है, जिनके पास कोई कागज नहीं है, उनको निकाल दो। मतलब सीधी सिंपल एक लाइन, कागज है नहीं है निकाल दो, इतनी सी बात है। न कोई इंस्टीट्यूशन का पता है, तो मंत्री का बन गया भाई, मिनिस्टर किस लिए बन गया है? और मीडिया में आके बोल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ। ये हालात है मित्रों। तो मैंने कहा मैं आपको कम से कम वो और हाँ, और वो साथ में ये भी कह रहा है कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान के, हम सबको बड़ा रिस्पेक्टफुली डिपोर्ट करेंगे। फिर डिपोर्ट में भी रिस्पेक्ट करें। मैंने खासतौर पर उनको ऑर्डर किए हैं लोगों को कि भाई खासतौर पर खवातीन को बड़े रिस्पेक्टफुली डिपोर्ट करना है यहाँ से। वो कह रहे हैं अभी कोई बना नहीं है पॉलिसी, 1 नवंबर आ रही है, जल्दी से बनाएंगे, लेकिन फिर भी जाती तो हो ही जाती है, क्योंकि हम कहाँ तक मैनेज कर पाएंगे। तो उनसे माजरत, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि किसी को तकलीफ ना हो, और बाकी हम बड़ी इज्जत, बड़ी इज्जत के साथ में लोगों को रिस्पेक्टफुली डिस्पैच करेंगे यहाँ से। ये हालत है। तो मैंने कहा मैं आपको वो आर्गूमेंट दे दूं कि दरअसल अफगानियों का आर्गूमेंट है क्या, कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारा राइट क्यों बनता है रहने का, जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता प्रॉपर, या कि उनको सिटीजनशिप दी जाए क्योंकि वो पैदा ही यहीं हुए हैं। तो ये वो सिलसिले हैं जिन जहां मुझे लगा कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे एहसान कर रहा है पाकिस्तान। ये कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड है, अगर माने तो, अगर माने तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान, चाहे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, पर मानता कौन है? मानने वाले तो कोई और है ना, जो मानते ही नहीं। उनको उनको लगता है कि जो वो बोलते हैं वही कानून है। तो ये स्थिति है।
तो मित्रों, हम लोग लेते हैं आपसे अभी इस व्लॉग में लिए इतना ही, और अगले व्लॉग को हम लोग लाइव करेंगे तो आपसे दोबारा बात होती है, और तब तक के लिए आपसे लेता हूं मैं विदा। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, और पॉसिबल हो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।